Good morning, friends. In this edition of history, we are going to study the chapter कृषि और खेतिहार समाज। ये बीएससीबी का सीरीज चल रहा है। विजडम ट्री इस पर बिलीव करता है कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेक्स्ट बुक यू कैन डू एनीथिंग फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। एंड एट द सेम टाइम, if you were in plan to join BPSC in the very first attempt, what you have to do is you have to follow the strategy which is very much significant for BPSC preparation. So let's start. एग्रीकल्चर कृषि लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रोस और कल्चर से बना है। कौन कौन से शब्द से बना है और कौन से लैंग्वेज से आता है? तो लैटिन भाषा के क्या क्या है? एग्रोस एंड कल्चर। एग्रोस का मतलब क्या होता है? भूमि, और कल्चर का मतलब होता है जुताई। इस प्रकार कृषि एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। यद्यपि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्य भी शामिल है। कृषि के अंतर्गत एक इसलिए इसको अलाइड सर्विसेज भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। तो आप समझ गए होंगे कि क्या है, कृषि कहाँ से आया है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई थी। कब से हुआ था? नवपाषाण काल से। लेकिन नवपाषाण काल से जो ये संगठित रूप में वैसा साइंटिफिकली ह्यूज लेवल पे नहीं मिलता है, बट एट द सेम टाइम सिंधु घाटी सभ्यता में, विशेषकर कांस्य युग से कृषि नियोजित तरीके से मिलता है। अगर प्लान्ड वे में कहा तो सिंधु घाटी सभ्यता के उसके अनुसार, कांस्य युग के अनुसार, बट एट द सेम टाइम इफ दे विल से डेट कि कहाँ से एविडेंसेस मिलता है शुरुआत का, तो नवपाषाण काल। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है और पूछा जा चुका है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट डैट कि सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं न कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी। इससे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी, जिससे पैदावार बढ़ जाते थे। तभी आपने देखा होगा कि एविडेंसेस ऑफ फर्स्ट टाइम में कहाँ पर खेती का वो मिलता है, तो आपको मेहरगढ़ वाला रीजन मिलता है, और पूरे वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो ईरान और इराक वाला एरिया मिलता है। तो ये भी एक रीजन है। आगे हम लोग मूव करते हैं। हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। हड़प्पावासी शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, या डेफिनेटली, क्योंकि देखिए किस रीजन का ये बात हो रहा है, राजस्थान वाले रीजन का। तो राजस्थान वाले रीजन में जो प्रमाण मिल रहा है किस चीज़ का? लकड़ी का मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट होगी, और उस समय कहीं ना कहीं कॉपर युग तो स्टार्ट हो गया था, कांस्य युग स्टार्ट हो गया था, लेकिन टेक्नोलॉजी और उतनी इनोवेशन नहीं हो चुकी थी एग्रीकल्चरल इम्प्लीकेशंस में कि लोहे के वो मिले, एविडेंसेस मिले, हल मिले। आगे हम लोग मूव करते हैं। इस हल को आम आदमी खींचते थे या बैल का, इस बात का पता नहीं है। दैट मीन्स देयर इज़ नो एविडेंस, फुल प्रूफ एविडेंस डैट कि उस समय जिस तरीके से आज हम लोग देखते हैं कि स्टिल टुडे गांव में जब आप जाइएगा तो बैल से खेती होती है, या सांड से खेती होती है, या भैंस से खेती होती है। कहीं कहीं पे जैसे आप पहाड़ों के एरिया में चले जाएंगे तो लोग खुद से भी खेती करते हैं। आगे में वो एक आदमी खींचता है या दो आदमी खींचता है, और हल को एक आदमी कंट्रोल करता है। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हाशिए का प्रयोग होता था। नहरों या नालों की सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। ये आप देखिए, सिंचाई की परिपाटी नहीं थी, इसीलिए मानसून पर ये लोग डिपेंडेंट थे, और मानसून को बड़ा लक वाला फैक्टर कंसीडर किया जाता है इंडियन एग्रीकल्चर के परिदृश्य में। आगे हम लोग मूव करते हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग गेहूँ, राई, जौ, कपास, मटर आदि अनाज का पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूँ को उपजाते थे। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर 2 वेराइटीज ऑफ जौ और गेहूँ दोनों मिला था। वनमाली में मिला हुआ जो जौ था उसका उत्तम किस्म का था। अब ये वनमाली में उत्तम होने के पीछे भी कारण था कि जो लैंड थी काफ़ी फर्टाइल थी। ये वनमाली जो है आपको हरियाणा में मिलता है, जगह है एक वनमाली। इसके अलावा वे तिल, सरसों की भी को भी उपजाते थे, परंतु हड़प्पाकालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है। लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया है। कहाँ पर? लोथल में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। ये बात याद रखिएगा। लोथल 1800 में
चावल। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में शायद कालीबंगा में भी अनाज के बड़े बड़े कोठरियाँ में जमा किया जाता था। कहाँ पे? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। आगे हम लोग मूव करते हैं। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। तो संभवतः, देर इज़ नो फुल प्रूफ गारंटी, बट यस, अजम्पशन इज़ देयर डैट किसान को कर के रूप में जो अनाज होता था वो दिया जाता था। बट एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा कि उस समय में नियमित कर नहीं लगता था, मतलब अनियमित कर थे। नियमित कर की परिकल्पना जो है महाजनपद के टाइम में आता था, जिसका ऑलरेडी क्वेश्चन जो है आपको स्टेट पीसीएस में आ चुका है। तो पढ़ते वक्त आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है कि विच आर द एरिया इज़ वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। सो लेट्स मूव अहेड। ये बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से यह कह सकते हैं कि यहाँ मजदूरी में जौ दिया जाता था। जो ये कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के नगरों में मजदूरी में क्या दिया जाता था? जौ। तो कहीं ना कहीं जौ वॉज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द लेबर एंड एट द सेम टाइम द इकोनॉमिक पैटर्न एंड सिस्टम। आगे हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु के क्षेत्र में हुआ। इसीलिए यूनानी के लोगों ने इसे सिंडोन और सिंडोन कहने लगे, जो सिंध शब्द से आया हुआ है। तो आई थिंक यू विल हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस थिंग कि फॉर द फर्स्ट टाइम द एविडेंसेस ऑफ cotton has been found in the area of Sindhu Ghati, and assumptively you can say that the production of cotton has been taken place in the area of Sindh, because of which the Inani people has used to tell this as Sindon। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों सिंडोन कहा जाता था, और ये सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिला कपास का? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में। हम लोग आगे मूव करते हैं, भारत की परिदृश्य को देखते हैं और भारत की अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, भारत में संभवतः संसाधनों को देखते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इसीलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, जहाँ 11% भूमि कृषि योग्य है। वहीं भारत में कुल 51% भाग कृषि भूमि योग्य है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय का 35% योगदान करता है। ये देखिए एक्चुअली अब बदल गया है फैक्ट, ये बहुत पुराना फैक्ट है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, चेंज हो रखा है। भारत का एक विशाल स्थल क्षेत्र, उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत है, परंतु कृषि का एक दुर्भाग्य पहलू यह भी है कि गुणवत्ता और मात्रा दोनों के स्तर पर प्रत्येक वर्ष अनिश्चित रहता है। कृषक अंतिम समय तक अपने फसल और उत्पादन के लिए निश्चिंत नहीं रहते। ये क्यों है? बिकॉज रीज़न इसका ये है कि मोस्ट ऑफ द एरियाज़ आर रेनफेड एरिया, एंड कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे बाढ़ की भी परिस्थिति बनी रहती है, एंड हमारे पास सिंचाई का बहुत अच्छा साधन नहीं है। एट द सेम टाइम जो एग्रीकल्चरल टूल्स है उसका इनोवेशन नहीं हो रखा है उस लेवल से। जैसे अगर आपने देखा होगा कि डेफिनेटली वी हैव इंक्रीज्ड आवर सेल्फ सिंस 1965, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू विल सी कि जैसे बिहार का और पंजाब का कंडीशन लेते हैं, कंपेरेटिव स्टडीज़ लेते हैं, तो टूल्स विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर पंजाब एंड बिहार विल नॉट फिट सुटेबल फॉर एवरीवन, बिकॉज हमारे यहाँ पे 90%, मतलब बिहार में 90% जो खेतीहर समाज है उनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ज़मीन है। तो इससे क्या है कि छोटे छोटे खेतों की जोताई करने के लिए, बुनाई करने के लिए, कटाई करने के लिए जो औजार होने चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम इन पंजाब द लैंड एरिया इज़ मच मोर बिगर देन 5 हेक्टेयर इन विथ मेजोरिटी ऑफ द पर्सनस। तो इससे क्या हो जाता है कि वो लोग बड़े भूमि पे जिस तरीके से खेती करना है तो विदेशों से जो टूल्स हैं और इंडिया में भी टूल अवेलेबल कर लेते हैं। तो इसीलिए जो छोटे जो क्षेत्र के खेत हैं उनको खेती करने के लिए नए औजारों की ज़रूरत है। नाउ हम लोग आगे मूव करते हैं। कृषि जीवन का ऋण है, भारत में कृषि जीवन का ऋण है। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ, आधुनिक तकनीकी की जानकारी का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी के कारण आज़ादी के पहले ही भारत एवं आज़ादी के तुरंत बाद श्रम की तुलना में उत्पादन में काफ़ी कमी था। ये डेफिनेटली जो हमारा प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन लेवल बोथ इन कंपेरिजन टू द चाइना और अदर कंट्रीज
इज़ वेरी मच लेस। तो उस पर हमको सोचना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयास से उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है। आज हम लोग एग्रीकल्चरल सरप्लस नेशन बन गए हैं। बिहार एक कृषि, अब हम लोग एक कंपेरेटिव स्टडीज देख रहे हैं, सिमिलरिटीज़ देख रहे हैं कि द वे इंडिया इज़ वन ऑफ द एग्रीकल्चरल नेशन, इन द सेम पॉइंट ऑफ व्यू बिहार इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्रीकल्चरल ओरिएंटेड स्टेट। लेट्स मूव। जिसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि ही राज्य के लोगों की जीविका का आधार है। आप जानते होंगे कि बिहार में एग्रीकल्चर एंड एट द सेम टाइम लाइक सर्विसेज लाइक पशुपालन वगैरह आधार है। बिहार का लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच द लैंड ऑफ Bihar becomes so much fertile and it gives the opportunity for other persons to do the agricultural activities. इनमें से 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र हैं। वास्तव में कृषि जीवन पद्धति बन गई है, जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति कहने का मतलब कि पीपल आर linked with a lot many activities other than just an activity to livelihood. कृषि वाणिज्यकरण, औद्योगिकरण, आधुनिक तकनीक से परिचित ना होना इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। अब भी बिहार की कृषि अधिकांशतः पुराने तरीके से किया जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज ऑफ विच द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ बिहार इज नॉट वेरी मच इन कंपेरिजन टू द फॉरेन कंट्रीज। बट हम लोग अभी रिसेंटली 5 कृषि अग्रण्य पुरस्कार पाए हैं, जो इंडिकेट करता है कि वी हैव शिफ्टेड आवर पैक ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रोडक्टिविटी। जैसे अपना खगड़िया हुआ, वहाँ पे मक्के के लिए, फिर से दलहन के लिए और राइस के लिए हम लोग को इन 3 चीज़ों में 5 बार अग्रणी कृषि पुरस्कार मिल चुका है। हम लोग आगे मूव करते हैं। कृषि पर जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए बोझ, अनुपस्थित भू स्वामित्व, सिंचाई की कमी, छोटे और बिखरे खेत, अपर्याप्त रासायनिक खाद, खेती के पुराने ढंग और उत्तम बीज की कमी के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है और खेती पिछड़ी अवस्था में है। मानसून पर निर्भरता के कारण इसे मानसून के साथ जुआ भी कहा गया है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि पता नहीं मानसून कब आएगा, कब तक नहीं आएगा, इसको आकलन कर पाना कितना वर्षा होगा, नहीं होगा, इट्स वेरी मच टफ, स्टिल टुडे इट्स टफ टू प्रेडिक्ट, जिसकी वजह से ये मानसून के साथ जुआ भी कहा जाता है। कृषि विपणन का दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण किसानों को फसलों पर उचित कीमत नहीं मिल पाती है। इन्हीं कारणों से बिहार के किसानों की दशा दयनीय है और वे अपने खेतों को छोड़कर दूसरे प्रांतों में आजीविका के लिए शरण लेते हैं। बिहार की कृषि गहन निर्वाह प्रकार के हैं, जिसके अंतर्गत 4 फसलें बोई एवं काटी जाती है। बिहार में कितने फसलें बोई एवं काटी जाती हैं? तो 4। हम लोग ये देखते हैं, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर काफ़ी सिंसियर रहिएगा और आप नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा और मेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहला क्या है? भदही। अब भदही क्या है? तो ये फसलें मई जून में बोई जाती है। कब बोई जा रही है? मई जून में। और काटी कब जा रही है? अगस्त दिसंबर में। याद रखिए, मई जून में बोया जा रहा है, अगस्त दिसंबर में काट लिया जा रहा है। डैट मीन्स जून जुलाई अगस्त 3 to 4 मंथ्स का यहाँ पर ड्यूरेशन है। इसमें कौन कौन तैयार हो रहा है? मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ। मड़ुआ बहुत फेमस है दरभंगा वाले एरिया में, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। अगहन में जो उपजाया जाता है, भादों में उपजाया जाता है। भादो एक मंथ का नाम है, एक अगहन मंथ का नाम है। ये कब होता है? देखिए यहाँ पर अगस्त में वो हो रहा है, यहाँ पर जुलाई अगस्त में बोया जा रहा है, नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जा रहा है। क्या है? धान, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, कपास, गन्ना, पटसन। तभी आप देखे होंगे आलू का रेट जो है 26 जनवरी में, दिसंबर में बढ़ा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि नई नई आलू की फसलें आई हुई रहती है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो रबी फसल को देखते हैं। अब रबी कब होता है? यह वसंत ऋतु का फसल है। बुआई कब होता है? अक्टूबर नवंबर में। देखिए यहाँ पर कट रहा है, यहाँ बुआई हो रहा है। और ये कब काटा जा रहा है? मार्च अप्रैल में। और इन फसलों की सिंचाई अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसमें गेहूँ रबी का मुख्य फसल है, ये याद रखिएगा। इसके साथ क्या क्या हो रहा है? जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर। ये बात याद रखिएगा। खेसारी वाला ये रीजन मधुबनी वाला के पास में है। आगे हम लोग मूव करते हैं गर्मा फसलें।
गर्मा फसल यानी कि ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन में क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर नियमित सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है नियमित सिंचाई का। मार्च अप्रैल में बुआई होता है, डैट मीन्स कहीं ना कहीं, और जून में कटाई के महीने होती है। इसमें क्या क्या है, धान, मकई, गेहूँ, चना, केला, तरबूज, ककड़ी, प्याज, गर्मी के दिन वाला समझिए, ये सब आपके इम्पॉर्टेंट है। तो ये चारों फसलें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बिहार में फसलों की विविधता को देखते हैं तो फूड क्रॉप्स में कौन कौन से आता है, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, जौ, दलहन, तिलहन। तो ये फूड क्रॉप्स में हो गया, याद रखिएगा। व्यावसायिक मतलब कॉमर्शियल में क्या क्या आता है, तो गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन, लाल मिर्च और मसाले। जनरली लोग ये नहीं जानते हैं कि अच्छा बिहार में भी ये मसाले वगैरह होते हैं। तो आपको हल्दी वगैरह उपज में आती है, लाल मिर्च भी उपज में आती है, आलू को भी नकदी फसल में रखा जाता है, कपास, तंबाकू तो आप जानते होंगे। तिलहन एंड दलहन ये भी कॉमर्शियल क्रॉप्स और कैश क्रॉप में रखा जाता है। सो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। बीवरेज में हमारा किसानगंज में चाय होता है, ये बात याद रखिएगा। रेशेदार फसल में आपको कपास, जूट, रेशम होता है। ये फ्रूट्स में आम, केला, लीची, अमरूद भी होता है। मसाले में लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा विशेष क्या प्रोडक्टिविटी है। तो चावल बिहार में होता है, सर्वप्रमुख फसल है। ये कौन से जलवायु में होता है, तो धान उष्णार्द्र मतलब गर्मी प्लस आर्द्र मतलब नमी, ये दोनों होना चाहिए इस फसल में। इसको उष्णार्द्र इसीलिए ये इस्तेमाल किया गया है। तापमान कितना है, 20 डिग्री से, ये एक्चुअली गलत लिखा हुआ है, 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान होती है। दोमट मिट्टी के, इसको केवाल और चीका भी बोलते हैं। ये केवाल का रीजन आपको साउथ बिहार में सोन नदी के इर्द गिर्द में जो ये एरिया होता है, जैसे जहानाबाद वगैरह आपका एरिया है, अरवल वगैरह एरिया है, यहाँ पे इसे केवाल कहा जाता है। कई जगह पर चीका भी कहा जाता है। और सबसे सुटेबल इसका जो मतलब जिला है जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है, और रोहतास जिला है। उसके बाद जो है पश्चिमी चंपारण है। लेट्स मूव अहेड। गेहूँ, गेहूँ के लिए ये दूसरा प्रमुख है। शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण कटिबंधीय। बोते समय इसका होना चाहिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अभी तापमान बदल गया है, यहाँ पर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। बारिश 50 से 75 सेंटीमीटर तक। मिट्टी कौन सी, हल्की दोमट। कौन कौन सा एरिया है इसके लिए फेमस है, रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान। मकई कहाँ का होता है, तो तीसरा बड़ा वो है, गर्म और आर्द्र दोनों, 25 से 30 डिग्री तापमान, वर्षा 50 से 100 डिग्री, नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी। ये आपको कहाँ पर मिलता है, खगड़िया वाला रीजन में। आपको कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि। आगे हम लोग मूव करते हैं खेतियों में। तो एक झूम की खेती भी जो है वो जंगल के लोग, क्योंकि हमारे जो बिहार का बेल्ट है उसका साउथ बिहार वाला आज भी रीजन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, और कुछ प्रतिशत एसटी भी रहते हैं। और हमारे यहाँ में एसटी जो ये पश्चिमी चंपारण का तराई वाला रीजन है, जहाँ पर थारू और भागलपुर से लेकर के थोड़ा सा गया तक के रीजन में, कुछ कुछ रीजन में छोटे छोटे कस्बे में आपको मिलेंगे। तो ये झूम कल्टीवेशन पहले प्रचलित था झारखंड वाला एरिया में। और आगे हम लोग देखते हैं कि इसके साथ और भी क्या पारंपरिक खेती, जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल खेती होता था वो आज भी कहीं ना कहीं मिलता है। आगे हम लोग मूव करते हैं तो आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश सरकार की नीति, जिससे भू व्यवस्था में की गई गड़बड़ी के कारण उत्पादन काफ़ी कम होता गया। नील की खेती की बाध्यता के वजह से ज़मीनें बंजर हो गई, आप समझ रहे होंगे, जिससे बराबर अकाल आने लगा। भू व्यवस्था परिवर्तन एवं सिंचाई के साधनों में विकास से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 1960 में आपको दिख रहा है हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति की वजह से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, और उसमें क्या हम लोग किए, पादप संकरण, उच्च प्रकार के बीजों का इस्तेमाल, जिससे कि चीज़ें हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। गहन खेती हम लोग करते हैं। गहन खेती का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर सिंचाई संभव हुई,
किसानों का उर्वरक एवं कीटनाशक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए गए। मतलब सम फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिव ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन यूज्ड। अब हम लोग आगे मूव करते हैं फसल चक्र। फसल चक्र में आपने अभी जस्ट देखा है कि बराबर एक ही प्रकार के फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति छीन होने लगती है। अतः इसके लिए दो खाद्यान्न फसलों के बीच एक दलहनी कुल के पौधे को लगाया जाता है, ताकि इसे फसल चक्र कहते हैं। दलहनी कुल के पौधे से जड़ की गांठें में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जो वातावरण के नाइट्रोजन के स्थिरीकृत कर भूमि को उर्वर कर देते हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मिश्रित भी आप जानते हैं, मिश्रित खेती में क्या होता है कि 2 या 3 फसलें लगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। इससे एक ही समय में 2 या अधिक प्रकार के फसल की उत्पादन हो जाता है। रोपण या बागानी में क्या होता है कि हम लोग सेब, अंगूर, रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाला, नारियल, मतलब कि जो आप ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल क्रॉप जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें लगाते हैं, बागवानी और रोपण वाली जो व्यवस्था है उसमें। और इसके साथ इसका एक्चुअली कहाँ पर एरियाज़ क्या क्या कहाँ कहाँ है, तो कृषि उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत का नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियों में की जाती है। ये आप याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या होता है, चाय, कहवा, रबर। कहवा का मतलब कॉफ़ी, आप ये बात याद रखिएगा। कॉमर्शियल क्रॉप है ये सारे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी ज़रूरत, तो इसमें आपको एक बात याद रखना है कि सिर्फ डिपेंडेंट ऑन फूड क्रॉप्स से सिचुएशन तो नहीं चलेगा, बिकॉज पीपल डू नीड ऑल्सो द थिंग्स ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल कैश क्रॉप, जिससे कि उनको तुरंत पैसे मिल सके। तो ये कैश क्रॉप का इम्पोर्टेंस वहाँ बढ़ जाता था। इसलिए वर्तमान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, तो इसको आप जानिएगा। अब बिहार में होने वाली व्यावसायिक फसलें देख लेते हैं। तो व्यावसायिक फसल क्या है, केला। आप हाजीपुर और नौगछिया में इसका इलाका है। जब आप कभी भागलपुर स्टेशन से तिलक मांझी जो चौक है वहाँ पर जाइएगा, तो आपको सुबह सुबह ऐसा कोसों दूर तक साइकिल पर लोग ठेल लेते हुए आते दिखेंगे पुल की तरफ से। तो वो कहाँ पर, नौगछिया भागलपुर में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा केला होता है, ये बात याद रखिएगा। और हाजीपुर में भी लीची, अपना मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा GI टैग भी मिला हुआ है शाही लीची को। दूसरा गन्ना का क्षेत्र अपना जो है, ये पूरा गोसीसा, मतलब गोपालगंज, सिवान, सारण प्लस पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वाला जो एरिया है वो गन्ना के लिए बहुत फेमस है। वैसे ही आपके सटा हुआ जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे कुशीनगर वाला एरिया जो है, देवरिया, कुशीनगर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। ये पूरा एरिया जो है आपका ये गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग आगे मूव करते हैं, तो फिर आता है कृषि की अर्थव्यवस्था का योगदान। वही जो बातें हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम दिस इज योर एफर्ट दैट यू शुड गिव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कृषि जो है हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान दी है और क्या क्या ज़रूरत है। तो ये जो लास्ट टॉपिक है, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसे आप खुद से कीजिएगा। एक्चुअली इसमें बताना ये चाहा है कि कृषि में किस टाइप के इनोवेशन जो हुए हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को और जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया है। और इसमें जनरली आपको पढ़ने के लिए है जो ग्रीन रेवोल्यूशन से संबंधित डेवलपमेंट हुआ है, और इसके एट द सेम टाइम्स जो लिमिटेशंस हैं और जो शॉर्टकमिंग्स हुए हैं उसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो ये आज का टॉपिक था जो हमारा फिनिश हो गया, और इससे मुझे लगता है कि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। खास करके इसमें जो हमने 4 प्रकार की फसलें देखी वो आपको बहुत ज़रूरी है PPSC पॉइंट ऑफ व्यू से। अलग अलग लोकेशंस पे कौन कौन से कॉमर्शियल क्रॉप है और कौन से कहाँ की लैंड फर्टाइल है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बिहार BPSC examination. Thank you for watching this edition, and we will come up with a new chapter in this series. Thank you.